चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 किंगशिप कास्ट एंड क्लास, और उसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम 600 BCE से लेकर के 600 CE तक जो सोसाइटी थी भारत की उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने इसी टाइम पीरियड को लिया था, लेकिन उसमें हमने बात की थी उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम की और इकोनॉमी की। और इस थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे हैं इसी टाइम पीरियड की, लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं अर्ली सोसाइटीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एडिशन जो 1919 में तैयार किया गया है महाभारत के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि हम इस चैप्टर में जानेंगे उस समय की सोसाइटी की सोशल सिस्टम के बारे में। तो इस सोशल सिस्टम को जानने के लिए कई सारे सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं उस समय के। उसमें महाभारत भी एक बड़ा सोर्स है। और महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया 1919 में। अब इसके क्रिटिकल एडिशन को तैयार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? भारत के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट वर्जन्स में मौजूद था, कई तरह के डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में मौजूद था। भारत के लगभग हर हिस्से में महाभारत के बारे में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखा गया। तो इसीलिए 1919 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें यह तय किया गया कि भारत के अंदर जितने भी तरह के वर्जन्स महाभारत के मौजूद हैं उन्हें कलेक्ट किया जाए, उनकी स्टडी की जाए और उसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें देखा जाए। इस बड़े प्रोजेक्ट के जो हेड बनाए गए, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड संस्कृतिस्ट, जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, VS सूक्तांकर। उनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्हें इसका हेड बनाया गया और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 47 ईयर्स इस काम में लग गए और जब ये एडिशन बन करके तैयार हुआ तो इसमें लगभग ऐसे 13,000 पेजेस में 13,000 पेजों में इसको पब्लिश किया गया। जब इस एडिशन को कंप्लीट किया गया तो इसके 2 कंक्लूज़न मेनली निकले। एक तो ये था कि इंडिया के अंदर देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम कश्मीर टू केरला। जैसे कि मैंने कहा कि भारत के लगभग हर हिस्से में महाभारत को लेकर के लिखा गया था, तो जो भी इसके संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स उस समय कलेक्टेड की गई उसमें देखा गया कि काफ़ी सारी बातें एक जैसी है, समान हैं। एट द सेम टाइम देयर वर सम डिससिमिलरिटीज़ आल्सो, और ये डिससिमिलरिटीज़ जो थी वो उनको हम रीजनल वेरिएशंस कहते हैं। और ये रीजनल वेरिएशंस क्यों पैदा हुए? बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ टाइम। विद द पासिंग ऑफ टाइम सम वेरिएशंस आल्सो अकर्ड इन द टेक्स्ट। तो 2 तरह की बातें हो गई। एक तो ये थी कि मूल पाठ जो है वो लगभग सभी जगह पर एक जैसा मिला और कुछ रीजनल वेरिएशंस भी हमें मिलते हैं। चलिए, अब हम सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फैमिलीज़ से, परिवार से, क्योंकि परिवार जो है वो समाज का आधार माना जाता है। तो फैमिलीज़ को लेकर के जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फैमिलीज़ के अंदर कुछ जो लोग होते हैं वो साथ साथ रहते हैं, अपना फूड शेयर करते हैं और अदर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, और साथ में रहते हुए वो काम भी करते हैं और जो रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इसको हम फैमिली कहते हैं बड़े तौर पर। लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट में जगह जगह वेरिएशन भी है। कहीं पर हम फैमिली का में जो है कुछ चीज़ों को और भी शामिल करते हैं, कहीं पर नहीं भी करते हैं। अब यही फैमिलीज़ जो होती है, जब इसको बड़े रूप में हम देखते हैं तो कई सारी फैमिलीज़ मिल करके एक बड़ा नेटवर्क तैयार करती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव्स और किनफॉक। किनफॉक का मतलब हुआ कि फैमिलीज़ का जो नेटवर्क तैयार होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ मिल करके एक किनफॉक बनाती हैं। अब इसमें जैसा कि मैंने कहा कि फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर के वेरिएशंस होते हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कहीं कहीं पर जो कज़िन्स हैं उन्हें ब्लड रिलेशन के साथ जोड़ करके देखा जाता है, यानी कि जो हमारे चचेरे भाई बहन हैं या ममेरे भाई बहन हैं उनके साथ हमारा खून का रिश्ता देखा जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी भी होती है, कई सोसाइटीज़ ऐसी भी होती है जहाँ पर चचेरे भाई बहन या ममेरे भाई बहन को ब्लड रिलेशन के साथ नहीं देखा जाता। तो ये वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। अगली हम बात करते हैं पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी की। तो पैट्रिलिनी का मतलब हुआ कि पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सॉन। जब हम वंश परंपरा को देखते हैं जो पिता के पक्ष पर आधारित हो,
पिता के परिवार पर आधारित हो। फादर की फैमिली से अगर हम ट्रेस करें तो उसे हम कहते हैं पैट्रिलिनी, पितृवंशिकता। और जब हम इसी चीज़ को माता के परिवार से देखें, मदर की फैमिली से देखें, तो दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिलिनी। मैट्रिलिनी इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू मदर। तो ये दो तरह की समाज हो सकता है, एक पैट्रिलिनी आइडियाज़ को मानने वाला, दूसरा मैट्रिलिनी आइडियाज़ को मानने वाला। चलिए अब हम देखते हैं कि महाभारत की जो बेसिक स्टोरी है वो लगभग हम सब जानते हैं कि ये एक लड़ाई के बारे में है। और वो लड़ाई हुई थी कौरव और पांडव के बीच में। और इस लड़ाई के बाद फिर जो है वो पैट्रिलिनी सक्सेशन यानी कि पितृवांशिक उत्तराधिकार, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। तो ये स्टोरी मेनली इसी के बारे में है। चलिए अब अगली बात करेंगे। इस समय तक शादियों के क्या नियम कायदे थे और इसमें महिलाओं के साथ किस तरह से नियम या शर्तें थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि डॉटर्स हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड। जो लड़कियां होती थी उनका अपने माता पिता की फैमिली में जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर राइट नहीं होता था, उनके रिसोर्सेज पर उनका कोई अधिकार नहीं होता था। मैरिंग देम टू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज डिजायरेबल। और उनकी जो शादी है वो कुल से बाहर, जो गोत्र है उससे बाहर करना अपेक्षित माना जाता था। और इस सिस्टम को बोलते हैं एक्सोगेमी, हिंदी में बोलते हैं बहिर्विवाह। एक्सोगेमी मीन्स टू मैरी आउटसाइड, अपने गोत्र से बाहर जाकर के शादी करना, इसको एक्सोगेमी कहते हैं। और जब यही गोत्र के अंदर शादी कर दी जाती है तो उसे कहते हैं एंडोगेमी, अंतर विवाह हिंदी में। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सोगेमी और एंडोगेमी में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब अगली बात है कि 500 BCE से लेकर के जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस लिखना शुरू कर दिए थे, जिससे कि सामाजिक व्यवहार को, सोशल बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 500 सेंचुरीज BCE के बाद से टाउन्स डेवलपमेंट होने लगा, लोगों की मोबिलिटी बढ़ने लग गई। और इसके साथ साथ लोगों की मोबिलिटी बढ़ने के साथ साथ बहुत से लोगों ने इन रूल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, या कहीं कहीं पर इनकी पालना ठीक से नहीं हो पाती थी, तो ब्राह्मण्स ने इनको लिखना शुरू कर दिया। और इनको जिनमें लिखा जाता था, जिन शास्त्रों में, उन्हें धर्मसूत्र या धर्म शास्त्र कहा जाता है। ऐसा एक फेमस धर्मशास्त्र है मनुस्मृति, विच वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BCE to 200 CE। अब हमें जब ये डिस्कस करते हैं वहाँ उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र थे उन्हें 100% पूरे भारत के सभी हिस्सों में सभी लोगों के द्वारा पालन किया जाता हो, तो ऐसा नहीं है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के जो नियम कायदे थे उनकी बहुत सारे हिस्सों में पूर्ण पालना नहीं भी होती थी, अवहेलना भी की जाती थी। धर्मशास्त्र के अनुसार जो शादियों के प्रकार हैं वो लगभग 8 बताए गए हैं। और जो 8 तरह की शादियां हैं उनमें से 4, पहली 4 को अच्छा माना जाता है, और दूसरी जो बाकी बची हुई 4 है उनकी निंदा की गई है, उन्हें, क्योंकि वो धर्मशास्त्र के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें सही नहीं माना गया है। अब अगली कॉन्सेप्ट है गोत्र के बारे में। शायद आपने कभी सुना हो गोत्र के बारे में। तो गोत्र का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ? गोत्र का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ लगभग ईसा से 1000 साल पहले, 1000 BCE से शुरू होता है, जिसमें लोगों को गोत्र के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। और गोत्र का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर। जो वैदिक संत थे जिन्होंने वेदों की रचनाएं की, उन संतों के नाम से गोत्र की शुरुआत होती है। All those belong to same गोत्र were regarded as his descendants। एक ही गोत्र के लोगों को माना जाता था कि इनकी जो उत्पत्ति है वो एक
पर्टिकुलर किसी ऋषि से हुई है, जिस नाम का गोत्र उनका है उसी ऋषि से उनकी उत्पत्ति शुरुआत मानी जाती है। अब इस गोत्र को लेकर के महिलाओं के लिए दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स थे। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो था कि विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड्स ऑन मैरिज। जब विवाह होता था, शादी होती थी, तो लड़कियों को अपने पिता का गोत्र छोड़ देना होता था और उनके हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करना होता था। आज भी हम कई जगह पर इस तरह के उदाहरणों को हम देखते हैं। और दूसरी बात, जो सेम गोत्र के लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। ये दो महत्वपूर्ण बात गोत्र के बारे में हैं। लेकिन जैसा कि अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में जो लिखा हो वो सब जगह 100% फॉलो किया जाता हो, ऐसा नहीं है। हमें कई जगह एक्सेप्शंस, हमें कई जगह पर इसके अपवाद भी दिखाई देते हैं। तो उसी की हम एक बात कर लेते हैं कि जो सातवाहन रूलर्स थे जिन्होंने 200 BC से लेकर के 200 CE तक इंडिया में रूल किया, खास करके वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो उन सातवाहन रूलर्स की जब हम नाम देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के अंदर, तो हम देखते हैं कि उनके नाम की जो शुरुआत होती है वो उनके माता के नाम से होती है और माता का जो गोत्र है वो उनके पिता पक्ष से आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सातवाहन में जो जिन महिलाओं का विवाह होता था, जो रानियां बनकर आती थी, वो अपना गोत्र नहीं त्यागती थी, वो अपने पिता का ही गोत्र उपयोग किया करती थी। जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। तो गौतमी, गौतम शब्द जो है वो पुरुषवाचक है और जो गौतमी है वो स्त्रीवाचक है। इंग्लिश में इसके लिए फेमिनाइन वर्ड यूज़ किया जाता है स्त्रीवाचक के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सातवाहन राजाओं ने इस धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र के गोत्र संबंधी रूल को फॉलो नहीं किया। वहाँ पर जो रानियाँ थी उन्होंने अपने ही पिता के गोत्र का इस्तेमाल किया। फिर हम ये भी देखते हैं कि कई रानियाँ वहाँ पर ऐसी थी जिनका गोत्र एक जैसा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस दूसरे वाले रूल को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि एक ही गोत्र के लोगों की शादियां एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन हम देखते हैं कि सातवाहन में कुछ रानियां ऐसी थी जिनके गोत्र एक जैसे थे। इसका मतलब एक ही परिवार में वो शादियां कर रहे थे। और इसके उदाहरण हम आज भी साउथ इंडिया में देख सकते हैं। साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि कई जगह पर एंडोगमी यानी कि गोत्र के अंदर विवाह की जो पद्धति है उसको अभी भी सही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पार्ट के ऊपर। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ क्रिटिकल एडिशन ऑन महाभारत? डिफाइन पैट्रिलिनी एंड मैट्रिलिनी, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोगमी एंड एक्सोगमी, व्हाट वाज गोत्र, व्हाट वर द रूल्स ऑफ गोत्र, वर द गोत्र रूल्स फॉलोड बाय ऑल, एक्सप्लेन। इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगला जो बात है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।